दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व आर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट तथा डीबी की तरफ से जो आज आर्डर जारी किया गया है 12,091 की लिस्ट पर, उसके पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 90-105 वाली याचिका से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सभी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश आने के बाद जो स्थितियां बनी हुई हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं चयनितों के लिए निराशाजनक है। और जो चयनित भाई बहन हैं, जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, केवल और केवल उन्हें स्कूल आवंटन से मतलब है, उनकी समझ से सारी स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल परे हैं और वो सही गलत का फैसला इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में। और ये डिसाइड करने में उनको बहुत कठिनाई हो रही है कि हमें किस टीम से जुड़ना चाहिए, किसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। फिर भी दोस्तों आप सभी को बता दें, जो ये माहौल चल रहा है इसमें आप सभी को तटस्थ रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चीजें जिस तरीके से की जा रही हैं भर्ती के अंदर, उससे कहीं ना कहीं आप सभी को जुड़ना ही पड़ेगा। तो आपको जहां उचित लगे वहां जुड़िए, लेकिन इसके आगे की जो चीजें हैं उनको हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगली सुनवाई 3 अप्रैल जो है वो उमेश चंद्र वाली याचिका पर लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुनवाई होगी, ये कंफर्म है। अब बात आती है, क्या 3 अप्रैल सुनवाई से स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा, यह समझना। दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरीके से सरकार ने 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट और इसके साथ साथ आर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन मूव कराई है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और जिस तरीके से सरकार और सचिव सर ने आश्वस्त किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के साथ जा रहे हैं, और अगर आप सभी को बता दें 11 मार्च को आप सभी के मैटर पर सुनवाई होती तो ये पूरी उम्मीद थी कि सरकार क्लेरिफिकेशन जो है उसके तहत डायरेक्शन ले लेती स्कूल आवंटन को लेकर के। लेकिन जब आपके पक्ष को सुना नहीं गया, आपके काउंटर एफिडेविट पर आर्गुमेंट नहीं हुआ, तो कोई बात ही नहीं बनती है और आगे की डेट आपको दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब आप सभी साथियों को बता दें कि सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट अर्चना राय की याचिका के लिए फाइल किया गया है, बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट के साथ जो है वो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। और आने वाले समय में जब उस काउंटर एफिडेविट पर सरकार के अधिवक्ता कोर्ट के अंदर खड़े होकर के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए अपनी आर्गुमेंट रखेंगे, तो विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं धुआं धुआं जरूर होगी, लेकिन जब उस पर बहस होगी तब ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कुछ साथी हमारे राह देख रहे हैं कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से स्कूल आवंटन को लेकर के जो है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हम सभी का स्कूल आवंटन होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, 3 अप्रैल सुनवाई में स्कूल आवंटन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता आपके पास बचा है। अगर आपने जो आर्डर क्लेरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कराई है, उस पर बहस होती है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर क्लेरिफाई करते हुए चीजों को स्पष्ट कर दिया जाता है, तो सरकार 3 अप्रैल में डायरेक्शन पा जाएगी और उसके बाद चयनितों का स्कूल आवंटन जो है वो करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन आप सभी को यहां पर सोचना होगा, ये चीजें केवल हवा हवाई नहीं होंगी, इसके लिए सरकार को मजबूत पैरवी भी करनी पड़ेगी 3 अप्रैल को, क्योंकि अपोजिशन कभी नहीं चाहेगा कि सरकार को किसी भी तरीके से चयनितों को स्कूल आवंटित करने का आदेश मिले सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अब विपक्षी पूरी तरीके से केस लड़ते हुए मामले को लंबा खींचने के मूड में लगे हुए हैं और इसलिए वो दिन प्रतिदिन अपने जो है अधिवक्ताओं की फौज में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं। वहीं अभी जो हमारे चयनित भाई बहन हैं, उनकी तरफ से एकजुटता बिल्कुल भी नहीं दिखाई जा रही है। कई टीमों में सब बटे हुए हैं और सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। दोस्तों इस वक्त 3 अप्रैल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी भी बिहाफ पर हमको सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन कराना है, चाहे सरकारी अधिवक्ता के रूप में एएसजी मैम जाएं या एसजी सर जाएं, कोई भी जाए, आर्डर आना चाहिए मॉडिफिकेशन के तहत स्कूल आवंटन का। अगर आप सभी साथियों को बता दें, 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में
ऑर्डर क्लेरिफिकेशन के माध्यम से सरकार को स्कूल आवंटन करने का मौका नहीं मिला तो आप सभी लोगों का इंतजार लंबा हो जाएगा और केस लड़ने के बाद ही स्कूल आवंटन की राहें आप सभी के लिए खुलेंगी। तो अभी अगर आप सभी चयनित नेताओं की आंखें खुल गई हों तो 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में स्कूल आवंटन के पैरवी के बारे में सोचें और केस तो बाद में आपको लड़ना ही पड़ेगा नौकरी लगने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, वहां से चीजें डिसाइड हुए बिना कुछ रहेगा नहीं, ऐसा चलता रहेगा, आप लोग लड़ते रहेंगे। तो हमारी समझ से इस वक्त अगर कोई पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तो सभी लोगों को मिलकर के स्कूल आवंटन कराने की होनी चाहिए। बाकी चीजें सारी आगे तो होंगी ही, सारा लीगल प्रोसेस तो आगे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर 3 अप्रैल को हम सभी लोग स्कूल आवंटन को लेकर के डायरेक्शन लेने में सफल होते हैं तो हम लोगों की बड़ी जीत होगी। और दोस्तों, अगर हम लोगों को 3 अप्रैल स्कूल आवंटन का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता है, लचर पैरवी की जाती है सरकार की तरफ से एक बार फिर से, तो आपको बता दें फिर स्कूल आवंटन केस फाइनल होने के बाद ही होगा। यह बिल्कुल शाश्वत सत्य बात है और इसके लिए आप सभी लोगों को कमर कस के तैयार भी रहना पड़ेगा। तो अभी 3 अप्रैल आप सभी के पास एक अंतिम विकल्प के रूप में है जहां से स्कूल आवंटन को लेकर के आपके लिए राहें खुल सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि लगातार एक बात उठती रहती है जब 0 और 51 जनपद की बात होती है कि उमेश चंद्रवाली एसएलपी वापस हो जाए, सारा समस्या का समाधान हो जाए। दोस्तों, अब बात करेंगे अगर उमेश चंद्रवाली जो एसएलपी है जो 2020 से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अब हालांकि उसका नया रूप कर दिया गया है, अगर उसे वापस कर लिया जाए तो क्या होगा और क्या उसके साइड इफेक्ट होंगे, इस चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर उमेश चंद्र की एसएलपी वापस ली जाए तो उसको समझने के लिए थोड़ा पीछे के बैकग्राउंड से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षा मित्र रामजनक मौर्य की प्रेयर थी कि जिला वरीयता के नियम 14(1)(a) के तहत शून्य जनपद के आवेदकों का आवेदन 12,460 शिक्षक भर्ती में लिया जाना पूरी तरीके से गलत है, अतः उनके आवेदन रद्द कर भर्ती से उन्हें बाहर कर दिया जाए। ये प्रेयर थी रामजनक मौर्य जो शिक्षा मित्र थे उनकी, और कहा जा रहा था कि जो 0 जनपद के अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन ही 12,460 शिक्षक भर्ती में लिए जाना पूरी तरीके से गलत है और उन्हें इस भर्ती से बाहर किया जाए और उनके आवेदनों को रद्द कर दिया जाए। अब यहां पर बात करते हैं कि 0 वालों को भर्ती से बाहर किया गया तो उमेश और रवि कोर्ट पहुंचे। जब ये मांग की गई और सिंगल बेंच से आप सभी लोग जानते हैं कि 0 जनपद पर रोक लगा दी गई थी, तब उमेश और रवि दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उमेश और रवि का कहना है कि ऐसा कोई नियम जो प्रशिक्षण जनपद के आधार पर किसी योग्य व्यक्ति को आवेदन से रोकता है वह नियम गलत है। यानी इन्होंने नियम को चैलेंज किया, रूल को चैलेंज किया कि अगर ऐसा कोई रूल है तो वो गलत है और इसको इन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उसके बाद डीबी से जो आदेश आया, स्पेशल अपील 613 में कोर्ट का आदेश हुआ कि शून्य जनपद आवेदकों को नियम 14(1) के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है और शून्य जनपद को आवेदन का अधिकार 6 से दिया गया। कोर्ट ने 6 को एनसीटी और केंद्रीय नियमों के आधार पर सही बताया। अर्चना राय को 613 स्पेशल अपील का ऑर्डर गलत लगा, यानी जो डीबी से आदेश आया वो अर्चना राय को गलत लगा और उनकी प्रेयर है कि शून्य जनपद के आवेदन को रद्द कर भर्ती से बाहर किया जाए। जिस तरीके से रामजनक मौर्य ने सिंगल बेंच में प्रेयर की थी उसी तरीके से अर्चना राय ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर की है, किया जाए। अब यहां पर बात करते हैं कि कोर्ट अब उमेश और रवि और अर्चना की एसएलपी सुनेगी। ये चीजें फिक्स हो चुकी हैं कि एसएलपी जो है कन्वर्टेड हो चुकी, अब ये कंटिन्यूसली सुनी जाएंगी और ये तय करेगी कि रूल सही है या गलत। यानी जो उमेश चंद्र और रवि ने ये चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये रूल जो लागू किया गया है ये गलत है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट देखेगी क्या रूल वास्तव में गलत है या सही है, फिर उसके आगे जो है जो भी होगा वो तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगी कि स्पेशल अपील 613 में विवाद को सुलझाने के लिए जो रास्ता हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपनाया वो सही है या गलत, ये भी भाई देखा जाएगा क्योंकि उसके आदेश पर नियुक्तियां हुई हैं। फिर यहां पे आप बात करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि उमेश और रवि अपनी एसएलपी वापस ले लें। अगर ये दोनों अपनी एसएलपी वापस ले लें सुप्रीम कोर्ट से तो क्या होगा, तो यदि उमेश और रवि अपनी अपनी एसएलपी वापस ले लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अर्चना राय की एसएलपी बचेगी और अर्चना राय निर्विरोध जीतकर समूचे 0 को भर्ती से बाहर करा देगी। ये प्रभाव होगा
और ये केवल 12,460 से बाहर नहीं होगी। अगर जीरो बाहर होगा तो इससे पूर्व में जो 2 भर्तियां हो चुकी हैं वहां से भी जीरो जनपद के नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों पर भी संकट मंडराने लगेगा। ये भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, ये कानूनी स्थिति है। अब आप लोग खुद देखिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। दूसरा सवाल है, क्या हम आवंटन को सपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल, यहां पर जो चीजें कही गई हैं, हम सभी लोग पहली प्रायोरिटी पे यही चाहते हैं कि चयनितों का स्कूल आवंटन हो जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस हैं वो चलते रहेंगे, उनको लड़ते रहा जाएगा। अब आवंटन दोस्तों, अगर 3 अप्रैल को हम सभी लोग आर्डर क्लेरिफिकेशन पर आर्गुमेंट करते हुए अगर स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं करा पाते हैं तो हम सभी चयनित भाई बहनों का स्कूल आवंटन तभी होगा जब उमेश, रवि और अर्चना की एसएलपी पर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। तो यहां से भी आप समझिए कि स्कूल आवंटन को लेकर के 3 अप्रैल मात्र अंतिम विकल्प और अंतिम रास्ता बचा है। अन्यथा जब सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड होगा, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 7 महीने में हो जाए, साल भर में हो जाए, 5 साल में हो जाए, जब हो जाए तब आपको स्कूल आवंटन मिलेगा। ये चीजें आप सभी को गांठ बांधनी होंगी। अभी भी समय है। सभी चयनित भाई बहन जो अगुवाकार हैं उनसे करबद्ध एक बार फिर से निवेदन है कि पहले आप प्रयास कर लीजिए 3 अप्रैल स्कूल आवंटन को लेकर के। बाकी केस तो आप सभी को लड़ना ही पड़ेगा। नौकरी ले लेंगे स्कूल आवंटन करा करके तब भी, और नहीं ले लेंगे तब भी आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और खबर आप सभी के साथ डिस्कस की। अब बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी की तरफ से फाइनल सुनवाई करते हुए ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। और एक बार जिस तरीके से मजबूत पैरवी की गई है डीबी के अंदर 12,091 की लिस्ट के अधिवक्ताओं की तरफ से, पूरी तरीके से डीबी से भी 12,091 की लिस्ट पर मुहर लगने जा रही है। तो 12,091 की लिस्ट में सभी साथियों से सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर जो ही अफवाहें चल रही हैं उन सभी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी नियुक्ति की तैयारी करनी है, क्योंकि आप सभी लोगों को डीबी से एक बार फिर से जीत मिलने जा रही और धमाकेदार जीत मिलने जा रही। इसको लेकर के परेशान ना हो। सोशल मीडिया पर विपक्षियों की तरफ से तरह तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं। एक चीज और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि खरे सर 12,091 की तरफ से बहस ही नहीं करे क्योंकि वो 90-105 की तरफ से थे। तो आप सभी साथियों को बता दें, ऐसा कुछ नहीं। खरे सर ने 12,091 की तरफ से डीबी के अंदर धमाकेदार पैरवी की, सारे मामले को पूरी तरीके से जो रायता फैला था उसे समेटने का कार्य खरे सर ने ही किया है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि खरे सर को लेकर के जो चीजें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से फेक और अफवाह है। खरे सर ने ही 12,091 को यहां तक पहुंचाया है। खरे सर ने केवल इतना जज महोदय से बोला है कि सर यदि इनको लगता है कि इनके अंक अधिक हैं तो इन्हें 12,091 से डिटेच कर सुना जा सकता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि खरे सर ने 90-105 के पक्ष में डीबी के अंदर बहस करी है। खरे सर ने केवल और केवल 12,091 के लिए अपनी बहस रखी है और पूरी चीजों को कंक्लूड करते हुए कोर्ट को कन्विंस किया है 12,091 पर डीबी से मुहर लगाने के लिए। 90-105 की तरफ से इन्होंने कोई भी बहस कोर्ट के अंदर नहीं की है। केवल एक स्टेटमेंट इनका आया था जब 90-105 को 12,091 के साथ सुने जाने की बात थी, तब उन्होंने कहा था अगर इनके अंक अधिक हैं 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से तो इन्हें डिटेक्ट करते हुए अलग से एक अलग केस या फ्रेश केस के रूप में सुना जाए और इसके साथ इसे अटैच ना किया जाए, क्योंकि 12,091 की लिस्ट पर सुनवाई जो दी गई है डीबी को वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दी गई है और इसलिए यहां पर 90-105 को घसीटना पूरी तरीके से इनवैलिड है। ये चीजें कही गई थी, बाकी और कुछ नहीं। वहीं डीबी में जो 12,091 का ऑर्डर रिजर्व है उसको लेकर के जो आज डीबी की तरफ से ऑर्डर निकलकर सामने आया उससे जुड़ी हुई अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, जो सोशल मीडिया पर और विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कहा जा रहा है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो डीबी में आदेश रिजर्व हुआ था वो आदेश आज रिलीज कर दिया गया। दोस्तों ये पूरी तरीके से फेक है। अभी जो फाइनल ऑर्डर रिजर्व हुआ था वो रिलीज नहीं किया गया है। अब जो ऑर्डर डीबी की तरफ से आज रिलीज किया गया है उसमें केवल और केवल उन सभी अधिवक्ताओं के नामों का मेंशन है जिन्होंने इस मामले में पूरी तरीके से डीबी में अपना अपना पक्ष रखा और अपने अपने आर्गुमेंट सबमिट किए हैं। देख सकते हैं कोर्ट नंबर 40 में मामले की फाइनल सुनवाई हुई। स्पेशल अपील नंबर 160/2024 है। अपीलेंट जो है सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद है। रिस्पोंडेंट विनय कुमार पांडेंट 11 अदर्स हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये अश्विनी कुमार मिश्रा और सैयद कमर हसन रिजवी जी की बेंच में इस मामले को सुना गया। जितने अधिवक्ता
सभी के नामों को मेंशन करते हुए ये एक आर्डर जारी किया गया है कि 12/091 की लिस्ट पर जो फाइनल बहस हुई जिसमें आर्डर रिजर्व किया गया है वो इन अधिवक्ताओं के फाइनल कंक्लूडिंग जो है आर्गुमेंट के बिहाफ पर रिजर्व किया गया है। यहां पर देख सकते हैं हियरिंग कंक्लूडेड जजमेंट रिजर्वेड। तो अभी आप सभी को बता दें 12/091 की लिस्ट पर जो फाइनल आदेश है उसके लिए आप सभी को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 12/091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थी बिल्कुल आश्वस्त रहें, डीबी से आपको एक बार फिर से जीत मिलने जा रही। कुछ भाई बहन हमारे 12/091 की लिस्ट को लेकर के डिमांड कर रहे थे, तो आप सभी को बता दें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के 12/091 की फुल लिस्ट को आप सभी लोग चेकआउट और विजिट कर सकते हैं। उसको हम अलग से कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।